हेलो एवरीवन। चलिए, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में हम अब अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड दैट चैप्टर इज द अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं और वो कैसे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जैसा कि हमें टर्म से ही पता चल रहा है, होल्डिंग कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज होल्डिंग समवन। ठीक है, जिसने किसी को होल्ड किया हुआ है। किसको होल्ड किया हुआ है? किसी दूसरी कंपनी को। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड करती है, तो जिस कंपनी ने होल्ड किया है उसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी को होल्ड किया जा रहा है उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। लेकिन यहाँ पर अब एक और जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या है कि होल्ड करने का मतलब क्या है, कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को होल्ड कर कर होल्डिंग कंपनी बन गई तो उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है, होल्ड करने का मतलब है कि उस कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेना। ठीक है, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के कंट्रोल को अपने हैंड्स में ले लेती है, पूरा कंट्रोल उसके पास आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। और कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल करने का मतलब है कि जो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है वो उस कंपनी के पास आ गई, और जिस कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर को अपने हैंड्स में ले लिया, वो होल्ड करने की पोजीशन में आ गई, वो उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में आ गई। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के साथ ऐसा किया जाता है, जिसका कंट्रोल ले लिया जाता है, उसे हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को ओन कर लेती है या कंट्रोल कर लेती है, या आप कह सकते हैं होल्ड कर लेती है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके जो अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट्स बनाने का जो एक मेथड है वो डिफरेंट हो जाता है। तो वो डिफरेंट तरीके से कैसे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, when the company acquires the majority share in the ownership capital, or is in a position to influence or control the management of the other company, the company is called the holding company and the other company is called the subsidiary company। कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही है, होल्ड करने का मतलब है कंट्रोल में ले लिया, लेकिन कंट्रोल में कैसे आएगा? ठीक है, कंट्रोल में लेने का क्या तरीका है कि अगर वो कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेती है। आपको पता है कि कंपनी के अंदर जो कैपिटल है, कैपिटल का जो एक फॉर्म है वो क्या होता है, किस तरीके से कंपनी के अंदर कैपिटल होती है? शेयर्स की फॉर्म में होती है, जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। और जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के ऑनर होते हैं। ठीक है, अगर वो शेयर्स कोई दूसरी कंपनी खरीद ले, तो यानी कि ऑनरशिप जो है वो उस कंपनी के पास चली गई, और जब ऑनरशिप चली जाती है तो इसका मतलब कंट्रोल भी साथ ही चला जाता है। जिसके पास ऑनरशिप आ गई उसी के पास कंट्रोल होता है, क्योंकि ऑनर ही है सभी जगह बिजनेस के अंदर जो कि बिजनेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो कंट्रोल करने की पावर, होल्ड करने की पावर कब आती है? अगर वो दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेती है। ठीक है, तो जब शेयर्स को खरीद लिया तो ऑनरशिप आ गई, और ऑनरशिप के साथ ही कंपनी को कंट्रोल करने की, कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पावर्स भी जो है वो होल्डिंग कंपनी के पास आ जाती है। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस कंपनी की पावर्स जो है या ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है होल्डिंग के पास, उस कंपनी को कहा जाता है सब्सिडरी कंपनी। The subsidiary companies have their independent existence and managed by separate governing boards। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे फर्क क्या है कि कंट्रोल तो होल्डिंग के पास आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब्सिडरी कंपनी जो है वो उसमें मर्ज हो जाती है, या उसका एमलगमेशन हो जाता है, या उसका टेक ओवर कर लिया जाता है। यहाँ पर मतलब है कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो एज इट इज चलती रहती है, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहती है जैसे उसकी पहले थी, लेकिन सिर्फ कंट्रोल जो है वो चेंज हो जाता है, वो होल्डिंग कंपनी के पास आ जाता है, और होल्डिंग कंपनी जो है उसको कंट्रोल करती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है।
ठीक है, पूरे वहां पर क्या पॉलिसीज होंगी, कैसे काम किया जाएगा, ये सब जो डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास आ जाती है, होल्डिंग कंपनी के पास। लेकिन सब्सिडरी कंपनी का काम जो है वो एज इट इज चलता रहता है, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करती रहती है। इससे पहले लास्ट सेमेस्टर में जैसे हमने एमलगमेशन और मर्जर में पढ़ा था कि कंपनीज मर्ज हो जाती हैं, एमलगमेट हो जाती हैं, ठीक है, फिर मिलके एक नई कंपनी बनाती हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ा था रिकंस्ट्रक्शन में कि एक ही कंपनी होती है, बाकी और कोई कंपनी नहीं होती, एक ही कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है, तो उसे हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। वो इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर होल्डिंग कंपनी उन सब से डिफरेंट कैसे है कि पावर्स होल्डिंग कंपनी के पास तो आ जाती है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी का जो काम है वो एज इट इज ही चलता रहता है, वो इंडिपेंडेंट ही काम करती रहती है, सिर्फ कंट्रोल उसको होल्डिंग कंपनी करती है। उसके अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है, होल्डिंग कंपनी के पास। ठीक है, सो डेफिनेशन में देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉन ब्राइट एंड म्योन्स, द होल्डिंग कंपनी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए सुपर कॉर्पोरेशन which by virtue of its share ownership and hence voting right in the other corporations in a position to exercise control or materiality in influence the management of those other corporation known as subsidiaries। कि holding company क्या होती है, एक सुपर कॉरपोरेशन है। वो सुपर कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मीन्स कंपनी, वो सुपर कॉरपोरेशन कैसे बनी है, वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर ऑनरशिप, कि उसके पास ऑनरशिप आ गई। और ऑनरशिप कैसे आई है, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद कर। ठीक है, शेयर्स खरीदने से ऑनरशिप आ गई, शेयर की ऑनरशिप हो गई। एंड हेंस वोटिंग राइट इन द अदर कॉरपोरेशन, और दूसरी कॉरपोरेशन के वोटिंग राइट्स भी उसके पास आ गए। वोटिंग राइट्स कैसे आए हैं, शेयर्स खरीदने की वजह से, क्योंकि जिसके पास शेयर्स होंगे वोटिंग राइट्स भी उसी के पास होंगे। इज इन ए पोजिशन टू एक्सरसाइज कंट्रोल, और फिर वो कौन सी पोजिशन में आ गई, कंट्रोल करने की और मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की पोजिशन में आ गई। और किसके मैनेजमेंट, किसके साथ, सब्सिडरी के साथ। तो सब्सिडरी के साथ जो सब्सिडरी एक ऐसी कंपनी है जिसके मैनेजमेंट को वो इन्फ्लुएंस कर रही है, उसका कंट्रोल चला गया है। ठीक है, और उसके वोटिंग राइट्स और शेयर ऑनरशिप जिस कंपनी के पास चली जाती है, जो कि एक सुपर कॉरपोरेशन है, उसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। According to Section 2, subsection 87 of the Companies Act 2013, one company can become a holding company of another in any one of the following three ways। कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन सकती है, कैसे, उसके तीन तरीके हैं। सबसे पहले, by controlling the composition of board of directors of another company so that it is able to appoint or remove all the majority of directors of another company without consulting anyone, but such a power exercised by it in a fiduciary capacity, in capacity as a trustee or by virtue of loan given by it, will not make it a holding company। कि कंट्रोल कर लेते हैं किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने की पावर आ गई। ठीक है, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या होगा, सिर्फ उसी को कंट्रोल किया जाता है, सो दैट इट इज एबल टू अपॉइंट, जिससे कि वो क्या कर सकती है, अपॉइंट करने की और किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने की जो पावर है वो उनके पास आ गई। लेकिन ये पावर जो है एक तरह से फिड्यूशरी कैपेसिटी में किया जाता है। फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होती है, अगर वो कोई ट्रस्टी है या उसने कोई लोन दिया है। ठीक है, बट ये सारा काम करना से वो एक होल्डिंग कंपनी नहीं बनेगी। उसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने की पावर तो है, लेकिन अगर वो ट्रस्टी है या वो उसने कंपनी को कोई लोन दिया है और इस कैपेसिटी में वो सारा ऐसा कर रही है, देन इट विल नॉट बी अ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर और इक्विटी शेयर्स इन अनदर कंपनी। कि एक दूसरी कंपनी को होल्ड करने के लिए उसके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, देखिए, अगर 50% से कम शेयर खरीदते हैं तो कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगी। कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए क्या होगा, अगर 50% शेयर्स खरीदते हैं तो क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा, बराबर की हिस्सेदारी है तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इक्वल पार्टनर्स है। लेकिन होल्ड करने की पोजीशन में आने के लिए, कंट्रोल करने की पोजीशन में आने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
कि जो शेयर्स हैं वो 50% से ज़्यादा खरीदे जाए। ठीक है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीदती है, ओन करती है, और वो 50% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई, वो उसको होल्ड कर रही है, उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में आ गई। और अगर उसने 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स खरीद लिए हैं दूसरी कंपनी के, तो उसका रिजल्ट भी ये होगा कि वोटिंग पावर्स भी ऑटोमेटिकली जो है वो उस कंपनी के पास स्विच ओवर हो जाती है। by controlling a holding company which controls another subsidiary or subsidiaries। ठीक है, या एक केस ऐसा हो सकता है कि अगर एक कंपनी, मान लीजिए ए जो है वो बी की होल्डिंग कंपनी है, बी और सी की होल्डिंग कंपनी है। ए इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी एंड बी इज होल्डिंग कंपनी ऑफ सी। ठीक है, लेकिन जब ए ने बी को होल्ड किया, जब ए ने बी को होल्ड किया, तो बी के पास ऑलरेडी एक सब्सिडरी कंपनी थी सी। तो जब बी को ए ने होल्ड कर लिया, तो सी कंपनी जो कि पहले बी की सब्सिडरी थी, अब वो ए की भी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। यानी कि ए कंपनी जो है वो बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी होने के साथ साथ वो सी कंपनी की भी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में यही बताया है, by controlling a holding company which controls another subsidiary or subsidiaries, की एक ऐसी होल्डिंग कंपनी को कंट्रोल होल्ड कर लेना, एक ऐसी होल्डिंग कंपनी को होल्ड कर लेना जो कि किसी दूसरी कंपनी को जिसने होल्ड किया है। ठीक है, देन कम्स टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। कितनी टाइप्स की सब्सिडरी कंपनीज होती हैं? देयर आर टू टाइप्स। वन इज होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड का मतलब है, होली ओन्ड मीन्स द होल, होल मीन्स पूरे के तरीके से, पूरे तरीके से। ठीक है, कि पूरे तरीके से अगर सब्सिडरी कंपनी को ओन किया है, और पूरे तरीके से ओन करने का क्या मतलब है? ओन्ड मतलब ओन करना, होल्ड करना। ठीक है, पूरे तरीके से ओन करने का मतलब क्या है कि 100% शेयर्स खरीदे हुए हैं। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद लेती है, तो उसके पास 100% वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, और 100% शेयर्स खरीदने की वजह से वो उसकी जो है कौन सी कंपनी बन जाती है, उसने होल्डिंग कंपनी की वो कौन सी सब्सिडरी कंपनी हुई? होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, कि पूरे की पूरी कंपनी को होल्डिंग ने ओन किया है। होली मीन्स ओवरऑल, होल, 100%। पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, पार्टली ओन्ड मीन्स कुछ ही पार्ट ओन किया है, लेकिन कितना पार्ट ओन किया है? 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वो होल्डिंग की पोजीशन में आएगी। इट शुड बी मोर देन 50 बट लेस देन 100। पूरा 100 है तो फुली ओन्ड है, जिसे हम होली ओन्ड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द फुली ओन्ड। और पार्टली ओन्ड है कि more than 50% but less than 100% shares and voting rights are owned by the subsidiary company. In this type of subsidiary, some of the shareholders of the subsidiary do not sell their shares of to the holding company, and these shareholders are known as the minority shareholders. The interest of minority shareholder in the assets of the subsidiary company is called the minority interest. अब यहाँ पर जो partly owned होता है, यहाँ पर एक और जो ज़रूरी चीज़ है समझने वाली, वो क्या है कि देखिए पार्टली ओन्ड है कि कुछ ही हिस्सा ओन किया है, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का कुछ ही हिस्सा कंट्रोल किया है। कुछ हिस्सा कितना? मोर देन 50% एंड लेस देन 100%। मान लीजिए कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को 80% खरीदा है, उसके 80% शेयर्स खरीद लिए, तो 80% शेयर्स खरीदने के कारण वो होल्डिंग की पोजीशन में तो आ गई। ठीक है, लेकिन उसके 20% शेयर्स तो अभी रह गए, जो कि होल्डिंग के पास नहीं आए हैं, वो सब्सिडरी में ही रह गए। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात करते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। मेजर होता है द मेजर पार्ट मीन्स बड़ा हिस्सा, माइनर पार्ट मीन्स छोटा हिस्सा। ठीक है, तो 100% का मेजर पार्ट जो है, मेजॉरिटी यानी कि 80% होल्डिंग के पास आ गई। अगर वो होल्डिंग के पास आ गई तो वो क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी। और जो माइनॉरिटी है, माइनर पार्ट मीन्स माइनॉरिटी 20%, जो कि होल्डिंग ने नहीं खरीदा, वो सब्सिडरी के पास ही है, सब्सिडरी का ही हिस्सा है, उसे हम कहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है,
मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स चले गए होल्डिंग के पास, और जो बाकी बच गए जो कि होल्डिंग के पास नहीं गए थे, उन्हें हम कौन से शेयर होल्डर्स कहते हैं? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये समझ आया? माइनॉरिटी मीन्स द स्मॉल पार्ट, माइनर जो रह गए, और इनका जो इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, इसे कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो 80-20 का रेशियो हो गया, 80% इज विद द होल्डिंग एंड द 20% इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जब आप होल्डिंग कंपनीज के अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको जो होल्डिंग कंपनी है उसकी बैलेंस शीट में भी मेंशन करना होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर दैट व्हाट इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनी के अब एडवांटेज क्या है? ठीक है कि होल्डिंग कंपनी होती है कि उसने दूसरी कंपनी को होल्ड कर लिया, लेकिन इसके एडवांटेज क्या है, इसके क्या फायदे हैं? वन इज द बेटर क्वालिटी डिसीजन। The holding companies allow the better quality decision at all levels of the company. The holding company concentrates on the corporate policies and strategies and operating level in the implementation. कि होल्डिंग कंपनी अगर हो जाती है तो वो बेटर क्वालिटी डिसीजन कर सकती है हर लेवल पे, वो कॉर्पोरेट पॉलिसीज पे कॉन्सेंट्रेट करती है और उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर देती है। क्योंकि देखिए, जब होल्डिंग कंपनी बनती है तो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हो जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप में हेड होता है होल्डिंग कंपनी और बाकी सब उसकी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं। तो होल्डिंग कंपनी समझिए कि एक मेन मेंबर की तरह है, जैसे किसी फैमिली में एक मेन मेंबर होता है, और वो मेन मेंबर क्या करता है? सारी पॉलिसीज बनाता है, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, ऑपरेट करता है, सारी स्ट्रेटजीज बनाता है। तो ऐसे ही पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक जो मेन कंपनी होती है वो होल्डिंग कंपनी होती है, वो ही सारी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज को फ्रेम आउट करती है और उनको फिर इम्प्लीमेंटेशन का काम भी देखती है। किसके ऊपर? अपनी सारी सब्सिडरीज के ऊपर जो उसकी फैमिली में है। देन better utilization of resources. Holding companies facilitate the better utilization of financial and the other resources of the companies. The holding company pools the reserves of group of enterprise. कि holding company जो है अपने उसके जितने भी दूसरी कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और बाकी रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करती है, और वो उसके ग्रुप में जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं उनके रिजर्व्स को वो पूल करती है कि एक कंपनी को चाहिए और दूसरी कंपनी के पास एक्स्ट्रा है तो वो एक कंपनी से लेके दूसरी कंपनी को प्रोवाइड कर देती है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया मैंने कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाता है, जैसे एक फैमिली के अंदर है, तो एक जो फैमिली का हेड होता है वो क्या करता है? अगर एक मेंबर को ज़रूरत है और दूसरे मेंबर के पास एक्स्ट्रा है तो दूसरे मेंबर से लेके पहले वाले मेंबर को दे दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है फैमिली के अंदर ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं, काम चलता रहता है। इन द सेम मैनर होल्डिंग कंपनी के अंदर भी ये ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाते हैं और उनका हेड होता है होल्डिंग कंपनी, वो बाकी सारी अपनी सब्सिडरी कंपनीज के अंदर ये सारे काम को करती है, उनके रिजर्व्स को पूल करती है। इजी मेथड ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल, और ये कंट्रोल करने का बड़ा ही इजी सा मेथड है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक क्या करना होता है कि दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। रिड्यूसेस कंपटीशन, बट ऑब्वियस है कि कंपटीशन भी रिड्यूस हो जाएगा अगर एक कंपनी मान लीजिए दूसरी कंपनी को, दो आपस में कंपेटिटर कंपनीज हैं, ठीक है, वो अपने कंपटीशन को कैसे एलिमिनेट कर सकती हैं? अगर वो सेम ग्रुप ही उनको मैनेज करे, ठीक है, या तो दोनों कंपनीज को एक ग्रुप खरीद ले या एक कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड कर ले, तो इस तरीके से वो अपने कंपटीशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इजी रेड फ्रॉम सब्सिडरी, और जब होल्डिंग कंपनी तो सब्सिडरी को ओन कर लेती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मान लीजिए उसको लगता है कि उसे अब वो सब्सिडरी कंपनी रखने की ज़रूरत नहीं है, वो उस जो है अपने ग्रुप से हटाना चाहती है, तो वो भी उसके लिए आसान है। वो कैसे कर सकती है? इट कैन ईजिली डू सो बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी इन द ओपन मार्केट। की सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ओपन मार्केट में सेल कर देती है, क्योंकि उसको खरीद कर ही उसने ऑनरशिप ली थी, और अगर वो अब उसको रखना नहीं चाहती ऑनरशिप को, तो क्या कर सकती है कि उसके शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल कर सकती है।
ठीक है। इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। Separate identities are maintained by both the companies so that they can avail tax benefits by carrying forward their losses of the previous year. ठीक है, तो हर एक कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है, वो सेपरेट तरीके से चल रही है। तो एक कंपनी अपने टैक्स बेनिफिट को लेने के लिए अपने लॉसेस को जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, वो पूरे ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। It becomes easier to manage both the companies as both the companies maintain their separate identities. और हर एक कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट है, वो इंडिपेंडेंट काम कर रही है, चाहे होल्डिंग है चाहे सब्सिडरी है, इसीलिए उनका मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एनहांसेस कॉरपोरेट प्लानिंग, कॉरपोरेट प्लानिंग करना भी ज़्यादा आसान होता है। The holding company is able to concentrate on the corporate planning, acquisition and update technology and building of corporate culture on sound business principles. ठीक है, तो इस तरीके से वो easily planning भी कर सकती है। Then managerial and commercial culture, वो अपने business के अंदर holding company मैनेजीरियल और कमर्शियल कल्चर को इंट्रोड्यूस कर सकती है और ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को हटा सकती है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होता है कि बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं, रिजिड होता है। ठीक है, होता ऑर्गेनाइज है लेकिन रिजिड होता है, लेकिन वहाँ उस रिजिड कल्चर को हटा के वो ज़्यादा कमर्शियल और मैनेजीरियल कल्चर को इंट्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्ट्रिक्ट सीक्रेट रिजर्व्स, कई बार क्या करती है, टू डिटर्मिनेंट ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट द अनसर्प्लस डायरेक्टर्स कैन इजीली क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स। डेट्रीमेंट क्या होता है कि हम अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बताया था ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो कि मान लीजिए कि पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, पार्टली ही ओन किया है, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है जिसको कि होल्डिंग कंपनी नहीं खरीदा था, जो बच गए थे, वो कई बार उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करती है होल्डिंग कंपनीज। और जो ऐसे बड़े ही शेमलेस या कहिए बहुत ही चालाक डायरेक्टर्स होते हैं, वो उनको माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में पावर्स और जो मेजॉरिटी है वो होल्डिंग कंपनी के पास है, तो वो इस तरीके के काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। Then difficulty in ascertaining financial position. So the creditors of the subsidiary company and the shareholders in the holding company may not be aware of the true financial position of the company. कई बार कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलती, क्योंकि जब होल्डिंग कंपनी की कई सब्सिडरी कंपनी होती है, तो वो सारी सब्सिडरी कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो होल्डिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शो करती है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी समझिए कि एक हेड है, ठीक है, तो वो हेड जब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, तो वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अपने सारे मेंबर्स की भी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन को अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो है इंक्लूड करके शो किया जाता है। तो जब सारी सब्सिडरी कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशन होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में ही शो की जाती है, तो एक्चुअल में एक कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे वो सब्सिडरी है या होल्डिंग है, वो आसानी से पता नहीं चलती। क्रेडिटर्स को उसके बारे में जो है इजीली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और इसी वजह से वो क्या कर सकते हैं, मिसमैनेजमेंट हो सकता है। व्हेन इन द होल्डिंग कंपनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज मोर and there is no equivalent management efficiency, the result in the mismanagement of the operations of the company। कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनीज तो बहुत सारी इकट्ठी कर ली, ठीक है, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए उनके पास उतनी एफिशिएंसी नहीं है, ऑपरेशंस को वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, मिसमैनेजमेंट हो सकता है। फ्रॉड इन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में फ्रॉड हो सकता है। जैसे इंटर कंपनी कैसे, अगेन द सेम एग्जांपल कि एक फैमिली है, फैमिली का हेड है, ठीक है, उसने एक कंपनी से लिया, दूसरे को दे दिया, दूसरी से लेकर तीसरी को दे दिया, तीसरे से लेकर फिर पहली को दे दिया। तो इस तरीके से इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस एक ग्रुप के अंदर चलती रहती हैं कि जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज है या होल्डिंग कंपनी है, तो
सब्सिडरीज कंपनी का होल्डिंग के साथ, होल्डिंग का सब्सिडरी के साथ आपस में जो ट्रांजैक्शन है वो चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। लेकिन कई बार ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन इस तरीके से हो जाता है और इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और कई बार बड़े हाई प्राइस पे या लो प्राइस के ऊपर वो ट्रांजैक्शन को शो कर देते हैं, जो कि एक तरीके से इंटेंशनली उनका हो सकता है कंपनी में फ्रॉड करने के लिए। ठीक है। Forced appointment of directors. The subsidiary company is sometimes forced by the holding company to appoint some directors or the officers in the company. तो holding company ही force करती है subsidiary company को कुछ लोगों को as directors appoint करने के लिए। ठीक है। तो वो forced appointment हो जाती है, तो कई बार subsidiary company के लिए ये इतना beneficial नहीं होता। डिफिकल्टी इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक में का वैल्यूएशन, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यूएशन किया जाता है तो उसमें बड़ी मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स भी है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स मतलब मान लीजिए कि ABCD 4 कंपनीज है जिसमें एक होल्डिंग है, ए होल्डिंग है, BCD जो है उसकी सब्सिडरी है। तो ए ने कोई ट्रांजेक्शन की बी के साथ, बी ने की सी के साथ, सी ने फिर की है ए के साथ, ठीक है, डी ने भी की हुई है सी के साथ, सी ने बी के साथ। तो इस तरीके से जब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं तो वहां पर जो एक जो आप कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक में फिर वैल्यूएशन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब ये इंटर कंपनी ओइंग्स होती हैं उसमें जो स्टॉक है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ही ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन है तो ग्रुप एक। एट लास्ट जब एक जो लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाएगी, उस बैलेंस शीट में एक कंपनी तो कहेगी कि उसने प्रोडक्ट अपने स्टॉक को सेल कर दिया, लेकिन सेल दूसरी कंपनी को किया, दूसरी कंपनी के पास वो एज इट इज पड़ा है, तो इसका मतलब वो एक्चुअल में सेल तो नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन वो कितने प्राइस के ऊपर शो किया गया, तो इस तरीके से ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, और जिससे हम कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है किसका, डिफिकल्टी इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देन ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ऑपरेशन क्या होता है, हैरेसमेंट। ठीक है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को के लिए कोई हैरेसमेंट हो सकती है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, कम संख्या में है। ठीक है। और होल्डिंग के पास मेजॉरिटी है, तो कम जो मेजॉरिटी वाले हैं वो माइनॉरिटी का हैरेसमेंट किसी तरीके से कर सकते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज है होल्डिंग कंपनी का। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप समझते हैं कि जब भी कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है एट द एंड ऑफ द ईयर, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी कि जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप में एक होल्डिंग कंपनी है, बाकी सब्सिडरी कंपनी है। तो मेन कंपनी कौन सी है? होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर किस तरीके से अपनी सब्सिडरी कंपनीज की इंफॉर्मेशंस को कंसोलिडेट करके शो करना है, उस तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लीजिए या कहिए इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके शो करती है। Consolidated financial statements are the statements which are prepared by the holding company for the group of enterprises controlled and owned by it. ठीक है। तो these financial statements present the financial information about the holding company and its subsidiaries as a separate entity. These statements highlight the following. क्या क्या आता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस की क्या पूरे ग्रुप के इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से हैं? सेकंड, द ऑब्लिगेशन ऑफ द ग्रुप, क्या क्या उनकी लाइबिलिटीज है। द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय द ग्रुप विद इट्स रिसोर्सेज, और पूरे ग्रुप के रिजल्ट्स क्या है, मतलब उसने अपने रिसोर्सेज से क्या रिजल्ट्स अचीव किए हैं। ग्रुप का मतलब जिसमें होल्डिंग भी है और सब्सिडरी भी है। The enterprise that present the consolidated financial statements should present these statements strictly according to the accounting standard 21 consolidated financial statements. ठीक है। consolidated financial statements according accounting standard 21 के according होना चाहिए।
issued by the Council of Institute of Chartered Accountants of India, which came into effect in respect of the accounting periods commencing on or after 1st April 2001. According to this standard, the holding company which presents consolidated financial statements should present these statements in addition to the separate financial statements. कि उसे कोई भी जो होल्डिंग कंपनी होगी उसे अपनी बाकी की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अपनी एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी ज़रूरी है या उसको प्रेजेंट करना ज़रूरी है. देन कम्स बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेनिफिट क्या है? यूनिफाइड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट. यूनिफाइड है मतलब एक यूनिफॉर्म तरीके से एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया पूरे ग्रुप का कि जिसमें होल्डिंग कंपनी की भी और उस ग्रुप में उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनकी सारी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके शो किया जाता है. असर्टेनमेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की है होल्डिंग कंपनी में ने उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर होल्डिंग को कितना रिटर्न मिल रहा है ये भी उसका असर्टेनमेंट मतलब उसको भी वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, वहाँ पर मेजर किया जाता है. मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मीन्स द कैश पोजीशन. The consolidated financial statements help in the measurement of liquidity in the holding company as well as the enterprise under its control. कि होल्डिंग कंपनी की लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है और उसके अंडर जो एंटरप्राइजेस है मतलब उसकी जो सब्सिडरीज हैं उनकी लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है उसका मेजरमेंट भी हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर सकते हैं. इन द सेम मैनर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी. हम होल्डिंग कंपनी की और उसकी सब्सिडरी कंपनी की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं. देन असर्टेनमेंट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स. की शेयर्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है आंतरिक उसका क्या मूल्य है उसको जानने के लिए भी हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. ठीक है. बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो. फर्स्ट इज मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन ग्रुप की मिसलीड भी कर सकती है, गलत भी बता सकती है क्योंकि कई कंपनीज की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके लिखा है, एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करके लिखा है, तो किसी पर्टिकुलर सब्सिडरी की क्या पोजीशन है वो हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता नहीं चल सकती. तो वो इंफॉर्मेशन जो है दैट कैन बी मिसलीडिंग. ठीक है. कंसीलमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज इन द ग्रुप आर एग्रीगेटेड. कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ग्रुप में जितनी भी कंपनीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है. समटाइम्स द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कंसील्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स से इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा लिया जाता है. ठीक है, बताया नहीं जाता. तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेक्स्ट आता है कि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती कैसे है. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं ये हमारी होती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. तो एक्चुअल में ये होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है. फॉर्मेट वही है बैलेंस शीट का. बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या आता है? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड. ठीक है, शेयर कैपिटल किसकी? होल्डिंग कंपनी की. अब यहाँ पर आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट. इसको अंडरलाइन किया है. यहाँ जब आप होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कैलकुलेट करनी. ठीक है, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट. इसको मैंने अंडरलाइन किया है. माइनॉरिटी इंटरेस्ट वही है कि सब्सिडरी में जितना पार्ट ओन कर लिया होल्डिंग ने वो तो होल्डिंग का हो गया, लेकिन जो बच गया दैट इज कॉल्ड द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है ये भी यहाँ इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो किया जाता है. तो आपने एक ये कैलकुलेट करना है. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस का हेडिंग आता है बैलेंस शीट में. रिजर्व एंड सरप्लस में आता है यहाँ पे हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं. और कैपिटल रिजर्व एक यहाँ पे आता है कैपिटल रिजर्व फ्रॉम एक्विजिशन. जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को ओन करती है, एक्वायर करती है, तो उस टाइम पर उसका कैपिटल रिजर्व आएगा या फिर गुडविल आएगा. दो केस हो सकते हैं. परचेज कंसिडरेशन से यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, वो हम फर्दर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब भी होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को परचेज कर रही है
तो परचेज करने के लिए जो वो परचेज कंसिडरेशन देती है, ठीक है ना, या तो परचेज कंसिडरेशन उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा होगा या परचेज कंसिडरेशन उस नेट एसेट्स की वैल्यू से कम होगा। अगर ज़्यादा होगा, अगर होल्डिंग कंपनी ने ज़्यादा अमाउंट दिया है, नेट एसेट से ज़्यादा परचेज कंसिडरेशन दिया है, तो इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का दिया है, गुडविल का, ठीक है। तो वो गुडविल अगर आती है तो गुडविल हम कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में। लेकिन अगर उसका रिवर्स केस है कि परचेज कंसिडरेशन एक्चुअल जो नेट एसेट्स हैं उनकी वैल्यू से कम है, तो होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, वैल्यू तो ज़्यादा ली लेकिन पेमेंट कम की है, पेमेंट कम की है तो इसका मतलब उसने अपने पैसे बचाए हैं। अगर अपने पैसे बचाए हैं तो उसका रिजर्व बचा है, रिजर्व इंक्रीज हुआ है, कौन सा रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो एक्वायर करने में दो ही केस हो सकते हैं और ये दोनों केस आइदर केस है, मतलब दोनों केस में से एक होगा, या तो बैलेंस कैपिटल रिजर्व आएगा या बैलेंस गुडविल आएगा, ठीक है। अगर कैपिटल रिजर्व आता है तो कैपिटल रिजर्व हम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में यहाँ पर शो करते हैं, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यहाँ गुडविल लेस कैसे है ये हम बाद में करेंगे जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। एक आता है रिवेन्यू रिजर्व, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। रिवेन्यू रिजर्व क्या है, ये आफ्टर एक्विजिशन आता है, ये एक्विजिशन के टाइम पे जब उसको एक्वायर करती है, और जब ये एक्विजिशन के बाद, ये प्री एक्विजिशन, ये पोस्ट एक्विजिशन, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करेंगे। देन प्रॉफिट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एट शेयर इन द पोस्ट प्रॉफिट, unrealized profit, secured loans, unsecured loans, current liability less mutual owings, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एसेट साइड, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या जिसे हम कहते हैं गुडविल, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो जहाँ पर मैंने ये अंडरलाइन किया है ये चीज़ें हमें होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चंस में कैलकुलेट करनी है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, रिवेन्यू रिजर्व, और एक आता है कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, दोनों में से एक केस होगा, या तो एक क्वेश्चन के अंदर या तो गुडविल आएगी या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। देन अदर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ऑल कंपनीज, करंट एसेट्स, लोन्स, एडवांसेस एंड ऑल ऑफ ऑल कंपनीज, म्यूचुअल ओइंग्स और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये हम फर्दर क्वेश्चंस में करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट जब करेंगे तब आपको अच्छे से और ये समझ आएगा, ठीक है। बट फिलहाल मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जब हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो अभी फर्दर क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल रिजर्व और गुडविल या एक रिवेन्यू रिजर्व हमें कैलकुलेट करना है। देन कम्स प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन केस ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक है। माइनॉरिटी, देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब आएगा, जब हम इसमें कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब आता है, जब पार्टली ओन्ड है, ठीक है। जब पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी होगी तभी माइनॉरिटी आएगा, क्योंकि कुछ हिस्सा होल्डिंग के पास है और कुछ हिस्सा जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर होली ओन्ड है, मीन्स फुली ओन्ड है, 100% ओन किया है, तो उस केस में क्या होगा, while preparing consolidated balance sheet in case of wholly owned subsidiary company, it should be remembered that the shares held by the holding company in the subsidiary company show the interest of the subsidiary company. It means the holding company owns 100% of the net assets of the subsidiary company. तो ठीक है, wholly owned या fully owned में 100% शेयर्स जो है वो सब्सिडरी कंपनी के किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास है, तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगी, सिर्फ क्या चेंज होगा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर की जो थियरी पोर्शन है वो यहीं तक हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये लेक्चर आपका यहीं तक है। थैंक यू सो मच।